1947 का साल, भारत का बंटवारा। इस शब्द को सुनते ही हमारे जहन में पलायन, हिंसा और इंसानी त्रासदी की तस्वीरें आती हैं। लेकिन उस उथल-पुथल के ठीक नीचे बंद कमरों में एक और कहानी चल रही थी। एक ऐसी प्रशासनिक चुनौती जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी थी। सोचिए, आप एक चलते फिरते जीते जागते देश को सिर्फ कागज पर कैसे बांटते हैं। और ये सिर्फ जमीन पर लकीरें खींचने की बात नहीं थी। ये एक विशाल साम्राज्य की हर एक चीज को बांटने की बात थी। खजाने में रखे हर एक रुपए से लेकर सरकारी दफ्तर की हर एक फाइल तक, रेलवे की पटरियों से लेकर सेना के एक एक सिपाही तक, हर चीज का बंटवारा होना था। आज हमारे पास बंटवारे की प्रशासनिक संरचना 1947 नाम के दस्तावेज के कुछ अंश हैं, और हमारी पड़ताल का मकसद है उस विशाल, लगभग अकल्पनीय नौकरशाही मशीनरी को समझना, जिसे इस भारी भरकम काम को करने के लिए रातों रात खड़ा किया गया था। चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल, ये चर्चा उन समितियों, उन परिषदों और प्रक्रियाओं के बारे में है जिन्होंने भारत के संसाधनों, संपत्ति और प्रशासनिक ढांचे के विभाजन की रूपरेखा तैयार की। ये बंटवारे की कहानी का वो पहलू है जिस पर अक्सर बात नहीं होती, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि ये सब कुछ बिजली की रफ्तार से हो रहा था। बिल्कुल, और दांव पर एक पूरे देश का भविष्य लगा था। ये कोई थ्योरी नहीं थी, ये सबके देखते देखते एक चलते फिरते देश के दो टुकड़े करने जैसा था। तो इस विशाल काम की शुरुआत कहाँ से हुई? पहला कदम क्या था? हमारे सोर्स के मुताबिक 12 जून 1947 को एक पार्टीशन कमेटी बनाई गई। समझिए कि यही वो कमरा था जहां से सब कुछ शुरू हुआ। और इस कमेटी में कौन-कौन थे? यकीनन उस समय के सबसे बड़े नाम शामिल होंगे। हाँ, बिल्कुल। चेयरमैन थे लॉर्ड माउंटबेटन, और उनके साथ थे कांग्रेस की तरफ से सरदार पटेल और राजेंद्र प्रसाद, और मुस्लिम लीग की तरफ से लियाकत अली खान और अब्दुर रब निस्तार। हाँ। और इस कमेटी का काम, जैसा कि सोर्स बताता है, सचमुच देश को विभाजित करने का प्रभारी होना था। ये कोई सलाहकार निकाय नहीं था, ये वो इंजन था जो इस पूरी प्रक्रिया को चला रहा था। लेकिन एक सवाल उठता है, ये 5 लोग देश की हर एक चीज का बंटवारा कैसे कर सकते थे? जाहिर है नहीं कर सकते थे ना। हाँ, ये तो नामुमकिन लगता है। मतलब क्या उन्हें ये भी तय करना था कि वित्त मंत्रालय की कौन सी फाइल कहाँ जाएगी और सेना के कौन से टैंक किसके हिस्से में आएंगे? बिल्कुल, यही सवाल था। और इसी के लिए इस कमेटी की मदद के लिए 10 विशेषज्ञ समितियां बनाई गई। अच्छा, एक्सपर्ट कमिटीज। हाँ, इन समितियों में सीनियर ब्यूरोक्रेट्स यानी वरिष्ठ अधिकारी थे जो विभाजन के हर एक पहलू पर काम करने वाले थे। सेना, वित्त, संपत्ति, सीमाएं, सब कुछ। और यहाँ पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कैसे? इन समितियों की बनावट बहुत सोची समझी थी। सोर्स बताता है कि हर समिति में दोनों भावी सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए बराबर संख्या में मुस्लिम और गैर मुस्लिम अधिकारी थे। अच्छा, तो ये बंटवारा प्रशासन के अंदर भी शुरू हो चुका था। मतलब पाकिस्तान के हितों की देखभाल के लिए मुस्लिम अफसर और भारत के हितों के लिए गैर मुस्लिम अफसर। सही पकड़ा आपने। ये उस समय की राजनीतिक हकीकत का सीधा प्रतिबिंब था जो अब फाइलों और दफ्तरों में भी उतर आया था। मैं उस माहौल की कल्पना कर सकती हूँ। जो अधिकारी कल तक एक ही टीम का हिस्सा थे, वे अब दो अलग-अलग देशों के प्रतिनिधि के तौर पर आमने सामने बैठे थे। बिल्कुल, हर फैसले पर शक, हर आंकड़े पर सवाल। ये सिर्फ एक प्रशासनिक काम नहीं था, ये पूरी तरह से राजनीतिक था, जहां हर फाइल, हर संपत्ति को दो अलग-अलग राष्ट्रीय नजरियों से देखा जा रहा था। ये ढांचा सुनने में तो बड़ा व्यवस्थित लगता है, एक टॉप कमेटी और उसके नीचे 10 टीमें। लेकिन क्या ये वाकई काम कर रहा था? मतलब एक तरफ राजनेता हैं और दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेट्स, इन दोनों के बीच भरोसे का पुल कौन बना रहा था? बहुत अच्छा सवाल है। उसके लिए एक और परत थी। एक और? हाँ, इन 10 विशेषज्ञ समितियों और मुख्य पार्टीशन कमेटी के बीच एक, क्या कहते हैं, स्टीयरिंग कमेटी थी जो एक पुल का काम कर रही थी। ओके। इसमें दो बहुत वरिष्ठ और काबिल अधिकारी थे, भारत की तरफ से एच.एम. पटेल और पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अली। इनका काम था ये सुनिश्चित करना कि जानकारी का प्रवाह बना रहे। तो ये एक तरह का 3 स्तरीय ढांचा था। हाँ, सबसे ऊपर राजनीतिक फैसले लेने वाली कमेटी, बीच में समन्वय के लिए स्टीयरिंग कमेटी और सबसे नीचे जमीनी काम करने वाली 10 विशेषज्ञ समितियां। हाँ, एक बहुत ही तार्किक व्यवस्था। और प्रांतीय स्तर पर भी ऐसा ही कुछ था, जैसे बंगाल और पंजाब में। बिल्कुल, इसी मॉडल को वहां भी दोहराया गया था।
लेकिन जैसे जैसे आजादी की तारीख 15 अगस्त पास आने लगी, ये साफ हो गया कि इस ढांचे को और ज्यादा अधिकार देने की जरूरत है। और यहीं पर तस्वीर में एक बड़ा बदलाव आता है। हाँ, पार्टीशन कमेटी की जगह एक पार्टीशन काउंसिल यानी विभाजन परिषद ने ले ली, और इसमें कुछ और बड़े नाम भी जुड़े, जिससे ये उस समय की सबसे शक्तिशाली संस्था बन गई। कौन कौन शामिल हुआ इसमें? इस नई काउंसिल में मोहम्मद अली जिन्ना और सी राजगोपालाचारी भी शामिल हो गए। और इस काउंसिल ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो 18 जुलाई 1947 को घोषित हुआ, उसके तुरंत बाद काम करना शुरू कर दिया। इसका मकसद था दोनों बनने वाले डोमिनियन का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संयुक्त प्रशासनिक निकाय के रूप में काम करना, ताकि सत्ता का हस्तांतरण व्यवस्थित हो और विवाद कम से कम हो। सही कहा। तो इस शक्तिशाली काउंसिल में आखिर कौन कौन थे? चलिए इसे साफ साफ समझते हैं। चेयरमैन तो लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। भारत की तरफ से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान की तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से थे मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान। यानी उस समय की सबसे बड़ी लीडरशिप एक ही मेज पर बैठकर देश की हर चीज का बंटवारा कर रही थी। सोचिए उस कमरे का माहौल क्या होगा। ये वो लोग थे जो दशकों से एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के खिलाफ राजनीति कर रहे थे। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने भविष्य के विवादों का भी अंदाजा लगा लिया था। अच्छा, उन्हें पता था कि सहमति नहीं बनेगी। बिल्कुल, उन्हें पता था। तो असहमति की सूरत में क्या होता? क्या सब कुछ रुक जाता? नहीं, यहीं पर उनकी दूरदर्शिता दिखती है। उन्होंने एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल यानी एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण भी स्थापित किया था, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह। हाँ बिल्कुल। अगर काउंसिल किसी मुद्दे पर फैसला नहीं कर पाती तो मामला इस ट्रिब्यूनल को भेज दिया जाता, जिसका फैसला दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होता, ताकि पूरी प्रक्रिया किसी एक मुद्दे पर आकर ठप न हो जाए। तो ये काउंसिल 15 अगस्त 1947 के बाद खत्म हो गई होगी? नहीं, दिलचस्प बात यह है कि ऐसा नहीं हुआ। आजादी के बाद भी ये काउंसिल कुछ समय तक काम करती रही। क्यों? ताकि जो मुद्दे चल रहे हैं उन्हें सुलझाया जा सके। हालांकि दोनों नई सरकारों के तहत अपनी अपनी अलग पार्टीशन कमेटियां भी बन गई थीं, लेकिन इस संयुक्त काउंसिल ने अधूरे काम पूरे करने के लिए कुछ समय तक अपना काम जारी रखा। मतलब बंटवारा एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक लंबी प्रक्रिया थी। बिल्कुल। तो ये तो हुआ ढांचा, लेकिन असली काम तो उन चीजों की लिस्ट बनाना और उन्हें बांटना था। जब हम बंटवारे की बात करते हैं तो जमीन के अलावा और क्या-क्या था जिस पर ये लोग फैसला ले रहे थे? लिस्ट बहुत लंबी और हैरान करने वाली है। सबसे पहले तो सरकारी विभाग, पूरा का पूरा केंद्रीय सचिवालय। मतलब मंत्रालय? हाँ, कौन सा मंत्रालय भारत को मिलेगा, कौन सा पाकिस्तान को। उन मंत्रालयों में रखी लाखों फाइलें और रिकॉर्ड्स। हर फाइल को देखा जा रहा था कि वो किस भावी देश से संबंधित है। और जो फाइलें दोनों से संबंधित थीं, उनकी प्रतियां बनाई जा रही थीं। बाप रे! और सिर्फ फाइलें ही नहीं, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना था कि रेलवे, डाक और टेलीग्राफ जैसी जरूरी सेवाएं चलती रहें। हाँ, आप एक चलती हुई ट्रेन को बीच रास्ते में रोककर ये नहीं कह सकते कि अब यहाँ से दूसरा देश शुरू हो गया है। या एक तार जो दिल्ली से लाहौर जा रहा है उसे बीच में काट नहीं सकते। इन सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। इससे एक जरूरी सवाल उठता है, आप एक देश को चलाते हुए उसका बंटवारा कैसे करते हैं? ये एक असाधारण चुनौती थी। और पैसों का क्या हुआ? वित्तीय संपत्ति, वो अगला बड़ा मुद्दा था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का खजाना, उस समय की कुल नकदी, विदेशी मुद्रा भंडार, सोने का भंडार और सार्वजनिक कर्ज। पाकिस्तान का हिस्सा कितना होगा, इस पर लंबी बहसें हुई। हर एक रुपए का हिसाब लगाया जा रहा था। और फिर सशस्त्र बल, सेना। हाँ, एक मिनट, सेना का बंटवारा ये कैसे मुमकिन है? आप एक रेजिमेंट को कैसे बांट सकते हैं जो सालों से एक साथ लड़ी हो? ये सबसे संवेदनशील और भावनात्मक विभाजनों में से एक था। भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना का विभाजन। ये तो किसी परिवार को बांटने जैसा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ सैनिकों को बांटने की बात नहीं थी। ये हथियार, गोला बारूद, सैन्य अड्डे, टैंक, जहाज, हर चीज को बांटने के बारे में था। इसका सिद्धांत क्या था? सिद्धांत ये था कि मुस्लिम बहुल इकाइयों को पाकिस्तान में स्थानांतरित किया जाएगा और बाकी को भारत में। लेकिन ये कागज पे जितना आसान लगता है, हकीकत में उतना ही जटिल था। संवेदनशील इसलिए क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति का बंटवारा नहीं था, ये पहचान और वफादारी का बंटवारा था। सही कहा। एक सैनिक जिसने ब्रिटिश इंडियन आर्मी के झंडे के नीचे जान देने की कसम खाई हो, उसे अब एक नई पहचान और एक नई सेना चुनने के लिए कहा जा रहा था। और अधिकारियों का क्या? आईसीएस और पुलिस ऑफिसर? हाँ, इंडियन सिविल सर्विस, इंडियन पुलिस जैसी सेवाओं का विभाजन। इन सेवाओं के अधिकारियों, भारतीय और ब्रिटिश दोनों को ये चुनने का विकल्प दिया गया कि वे भारत में सेवा देना चाहते हैं या पाकिस्तान में, या फिर रिटायर होना चाहते हैं। हाँ, वो भी एक विकल्प था। जरा एक पल के लिए इस पर सोचते हैं।
एक ICS ऑफिसर जो लाहौर में पला बढ़ा है, लेकिन जिसे लगता है कि उसका भविष्य भारत में ज्यादा सुरक्षित है। ये सिर्फ एक करियर का फैसला नहीं था, ये अपनी जड़ों को छोड़ने का फैसला था। निश्चित रूप से हर एक अधिकारी के लिए ये एक निजी बंटवारा रहा होगा। उनकी वरिष्ठता, पेंशन और भविष्य का क्या होगा, इन सब पर फैसले लिए जा रहे थे। और अंत में आती है सार्वजनिक संपत्ति। हाँ, इसमें वो सब कुछ आता है जिसके बारे में हम सोच सकते हैं। दिल्ली में स्थित सरकारी इमारतें, पूरे देश में फैले दफ्तर, उनमें रखी मेज, कुर्सियां, टाइपराइटर। क्या ये सच में इतने निचले स्तर तक गया? मतलब मेज कुर्सियां भी गिनी जा रही थीं। हाँ बिल्कुल। कुछ दस्तावेज तो यहां तक बताते हैं कि केंद्रीय सचिवालय की लाइब्रेरी की किताबों तक को बांटा गया। एक किताब भारत को तो अगली पाकिस्तान को। ये तो अविश्वसनीय है। यहां तक कि सरकारी दफ्तरों में एक एक कुर्सी और टाइपराइटर को गिना जा रहा था। सोचिए, एक क्लर्क की मेज पर पड़ी 2 में से 1 स्याही की दवात पर भी दावा किया जा सकता था। ये बंटवारे का सबसे सूक्ष्म और शायद सबसे बेतुका स्तर था। देने के लिए एक बहुत बड़ा, कई परतों वाला प्रशासनिक ढांचा बनाया गया था, पार्टीशन कमेटी से लेकर पार्टीशन काउंसिल तक। जिसमें उस समय के शीर्ष राजनीतिक नेता और नौकरशाह शामिल थे। ये कोई अव्यवस्थित प्रक्रिया नहीं थी, ये एक सोची समझी योजनाबद्ध कवायद थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे कागजी फाइलों से लेकर सेना के टैंकों तक, खजाने के सोने से लेकर सरकारी दफ्तर की कुर्सियों तक, हर चीज को एक व्यवस्थित तरीके से बांटने की योजना बनाई गई। हाँ, अगर आप सिर्फ इन दस्तावेजों को देखें तो ये सब कुछ एक बहुत ही तार्किक और साफ सुथरी योजना लगती है। एक समस्या है, उसके लिए एक कमेटी है और एक प्रक्रिया है। कागज पर सब कुछ नियंत्रण में लगता है। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी का विलय या अधिग्रहण हो रहा हो, जहां हर संपत्ति और देनदारी का हिसाब लगाया जा रहा हो। हाँ, और यहीं पर यह चर्चा एक सोचने वाली बात छोड़ जाती है। क्या? सोच समय इस प्रशासनिक तर्क की एक स्पष्ट तस्वीर देता है, लेकिन ये एक गहरा सवाल भी खड़ा करता है। एक तरफ हमारे पास एक व्यवस्थित विभाजन के लिए यह विस्तृत नौकरशाही ब्लूप्रिंट है, तो फिर यह सावधानीपूर्वक योजना उस भारी मानवीय अराजकता, हिंसा और पीड़ा के साथ कैसे मौजूद थी, जो वास्तव में जमीनी स्तर पर हुई। ये सोचने वाली बात है। एक तरफ दिल्ली के आलीशान कमरों में मेज पर बैठकर देश की हर चीज का मेटिकुलस बंटवारा हो रहा था, और दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल की सड़कों पर लाखों लोग अपनी जिंदगी और घर-बार खो रहे थे। हाँ, यह इस बात की याद दिलाता है कि प्रशासनिक योजनाएं और इंसानी हकीकत दो बहुत अलग और कभी-कभी बिल्कुल विपरीत चीजें हो सकती हैं। और ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि क्या ये प्रशासनिक ढांचा अपनी पूरी तर्क संगतता के बावजूद जमीनी हकीकत से इतना दूर था कि वो आने वाली तबाही का अंदाजा ही नहीं लगा पाया, या फिर क्या इस साफ सुथरे बंटवारे की प्रक्रिया ने ही अनजाने में उस हिंसा के लिए जमीन तैयार कर दी। ये एक ऐसा विचार है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।